क्लाइंट मशीन पे जाकर कोड ना, आप पहले ही इस सोच करके उसको इंप्लीमेंट करो। फॉर एग्जांपल कि अब मैं कोड बना रहा हूं, ठीक है, कि वो एक ऐसा कोड था जो मोबाइल नंबर से लेता है, ठीक है, आपके पास डेटा आ रहा है, उसमें से आपको मोबाइल नंबर से रेक्टिफाई करके दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 99 जैसे मेरा नंबर है, ठीक है जी, ये नंबर आया, तो ये नंबर आपको रेक्टिफाई करके दे दिया। तो इसमें काफी मटेरियल आया, लेकिन उसने क्या किया, वो नंबर रेक्टिफाई करके दे दिया आपको 9988774296, ठीक है। अब आपने जो कोड किया था, आपने 999 को सोच करके कोड किया था। अब नंबर तो ये भी आ सकता है ना, नंबर तो ये भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का कोड है, उसके बाद कोई भी नंबर है, ठीक है, नंबर तो ये भी आ सकता है, ठीक है, नंबर तो ये भी आ सकता है 897656324267, क्योंकि नंबर तो ये भी आ सकता है, ठीक है। अब ये भी एक मोबाइल नंबर है, क्योंकि 10 कॉन्सेक्यूटिव डिजिट्स हैं, तो ये भी एक मोबाइल नंबर है। तो कहता है अब इसके लिए आप ये थोड़ी ना कि यहाँ पे वापस आओगे और कोड चेंज करोगे, आज नंबर 8 सीरीज से आ रहा है, कल को 7 सीरीज से भी आ सकता है। अब आपको इसमें छिपा हुआ हिडन पैटर्न देखना है। हिडन पैटर्न क्या है? हिडन पैटर्न ये है कि भैया जब कॉन्सेक्यूटिव 10 नंबर आ जाए तो वो मोबाइल नंबर कंसीडर होगा। तो ये रूल है ठीक है ना, ये रूल है कि आपको जब भी कॉन्सेक्यूटिव 10 नंबर आ जाएंगे तो वो मोबाइल नंबर कंसीडर होता है। तो हमें ऐसा लॉजिक आके ही आगे प्रेजेंट करना है कि जब भी कॉन्सेक्यूटिव 10 नंबर आ जाए तो वो क्या कंसीडर करे, वो उसको मोबाइल नंबर कंसीडर करे। और इंडियन पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, 6 से भी स्टार्ट हो जाते हैं नंबर, 7 से भी, 8 से भी और 9 से भी, तो ये तीनों सीरीज से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सोच करके कोड करना है कि कॉन्सेक्यूटिव 10 नंबर्स हो, लेकिन स्टार्ट किससे हो, या तो 6 से हो, या तो 7 से हो, या तो 8 से हो, या तो 9 से हो, और उसके बाद हो सकता है कि इस तरह से भी आ जाए, तो आपको इस तरह का पैटर्न भी बनाना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही सोच करके करना है। आप अगर ये कोड बना करके दे दोगे कि वो सिर्फ नो के लिए काम करेगा, तो वो आपका जो कोड होगा वो जनरलाइज कोड नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इसको बोलते हैं जनरलाइज प्रोग्रामिंग। ये आपने सब कुछ सोच करके प्रोग्राम करके आपको आगे सोल्व करके प्रॉब्लम आपने आगे प्रेजेंट की है। तो ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल। जब हम कोड बना रहे थे, अब एग्जैक्टली तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम, आपको याद होगा जब हम कोड बना रहे थे तो मैं आपको फोकस कर रहा था कि ऑलवेज ट्राई टू थिंक द जनरलाइज कोड। जब हमने लॉजिकल बिल्डिंग के ऊपर काम किया था, ठीक है, जब हमने वो कोर प्रोग्रामिंग की थी, है ना, तो उस टाइम पे मैं आपको फोकस कर रहा था कि ट्राई टू वर्क ऑन द लॉजिकल बिल्डिंग। तो लॉजिकल बिल्डिंग के ऊपर काम करो, ठीक है जी। ओके, तो अब आपको आइडिया हो गया कि जनरलाइज कोड क्या है। अब जो टेम्पलेट्स हैं, अब वो कोड के लिए तो नहीं है, ठीक है, वो किसके लिए है, वो आपके फंक्शंस के लिए है, ठीक है ना, फंक्शन के लिए है और आपके क्लासेस के लिए है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब जो आपने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, मान के चलो ऐड का ही आपने एक फंक्शन बनाया। अब ये जो ऐड का फंक्शन है ना, ये ए और बी दोनों इंट तरह का ले रहा है, ठीक है, और आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। अगर मान के चलो आपने यहां पे फ्लोट दे दिया या आपने यहां पे डबल दे दिया, फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एग्जांपल, ठीक है, तो वो एरर दे देगा, बोलेगा यार मेरे पास जो सिग्नेचर है वो सिर्फ इंट का है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ ये चीजें बदल रही हैं, ये डेटा टाइप बदल रहा है, फ्लोट, ठीक है जी। यहाँ ये एक फ्लोट हो सकता है, दूसरा इंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ ये डबल हो सकता है, दूसरा भी डबल हो सकता है, यहाँ ये वाला डबल हो सकता है, ये वाला इंट हो सकता है। तो मतलब ये डेटा टाइप्स चेंज हो रही है। तो जब कहता है ये डेटा टाइप्स चेंज हो रही हैं, तो कहता है बार बार मुझे इतने सिग्नेचर थोड़ी मैं लिखूंगा। तो मान के चलो एक ऐड का फंक्शन है, मेरा क्लाइंट कहता है कि यार ऐड का फंक्शन, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो दो नंबर को ऐड कर दे, और मुझे नहीं पता कि ऐड में क्या देगा बंदा। हो सकता है कि ये पैटर्न दे दे, ठीक है जी, इंट फ्लोट, ठीक है जी। हो सकता है ये पैटर्न दे दे, इंट इंट, ठीक है जी। हो सकता है ये पैटर्न दे दे, फ्लोट फ्लोट, ठीक है जी। हो सकता है ये पैटर्न दे दे, डबल फ्लोट, ठीक है जी। हो सकता है ये पैटर्न दे दे, फ्लोट डबल, है ना, कितने ही पैटर्न हो सकते हैं। तो आप हर के लिए सिग्नेचर थोड़ी लिखते जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आप हर अब आप क्या करोगे, अगर मान के चलो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही है, तो आप कितने फंक्शन लिखोगे, 1 2 3 4 5, आप 5 फंक्शन लिखोगे। ये कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है, ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है। पैटर्न और भी बन सकते हैं, देखो पैटर्न और भी बन गए, डबल फ्लोट, ये नया पैटर्न आ गया, ठीक है, डबल इंट, ये नया पैटर्न आ गया, ठीक है जी, इंट डबल, ये नया पैटर्न आ गया कि जो पहला वैल्यू होगा वो इंट का होगा, दूसरा डबल। मतलब इतने फंक्शन थोड़ी ना लिख के दोगे आप, आपको फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि पैटर्न तो बहुत हो सकते हैं। अब लगा के चलो कि 3 इंट है
ठीक है, एक इंट है, एक फ्लोट है और एक आपका डबल है, तो देख लो कितने पैटर्न बन जाएंगे इसके। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 33 to 35 पैटर्न जो है इसके रेडी हो जाएंगे आई सपोज, अब मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो इतने आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, तो इतने पैटर्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, जब इतने पैटर्न आपके बन गए तो आपको इतने फंक्शन लिखने पड़ेंगे, और वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है, वो जेनरिक सोल्यूशन नहीं है। तो हमें जेनरिक सोल्यूशन देना है भाई, हमें जेनरिक सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो जेनरिक सोल्यूशन देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्पलेट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, फंक्शन टेम्पलेट्स को बेसिकली। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा टेम्पलेट। ठीक है जी, मैंने लिखा टेम्पलेट। अब जो सिग्नेचर है वो ये है, क्लास T1 क्लास T2। ठीक है जी, तो ये मैंने ऊपर लिख दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहता मैं क्या यूज कर रहा हूं, कहता मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूं। कहता जिसके अंदर क्या होगा, मैंने दो क्लासेस डिफाइन करी हैं, और इन क्लासेस को रन टाइम के ऊपर, ठीक है ना, रन टाइम के ऊपर इसको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ये कौन सी क्लास है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, या ये डबल है। ठीक है जी, तो कैसे आप देखते हैं, वाइड डिस्प्ले। ठीक है, या आप सिंपल ऐड ही कर लो। ठीक है, ऐड नाम का ही फंक्शन करते हैं, वाइड ऐड। ठीक है, अब इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं एक T1 क्लास से आएगा, एक T2 क्लास से आएगा। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि ये दो क्लासेस मैंने डिफाइन कर दी ऊपर टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सी आउट ऑफ, ठीक है जी, एक्स प्लस वाई, दैट्स इट, वेरी सिंपल। या आप रिटर्न करवा लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मैं मेन में गया अब मैं मेन में गया। ठीक है जी, मेन में गया तो यहां पे मैंने किया डिस्प्ले, सॉरी आपका जो फंक्शन है वो है ऐड। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने पहली वैल्यू पास की 19.9, ये फ्लोट है, दूसरी वैल्यू मैंने इंट पास कर दी। तो यानी कि इसकी जो डेटा टाइप बन गई वो बन गई फ्लोट ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी जो डेटा टाइप बन गई वो बन गई इंटीजर। ठीक है, दूसरे केस में मैंने पास किया ऐड। अब यहां पे जो मैं पास कर रहा हूं 222.22222, ये बन गई डबल। ठीक है, और दूसरी जो लेट्स सपोज 5.0, ठीक है ना, तो ये बन गई फ्लोट। तो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या बन गया, ये आपकी फ्लोट बन गई, ये सॉरी ये आपकी डबल बन गई, ये आपकी क्या बन गई, ये फ्लोट बन गई। तो मतलब ये जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ज्यादा देखो, आपने क्या किया, सिंपल एक टेम्पलेट लाइब्रेरी को ऊपर इंपोर्ट किया। ठीक है, आई थिंक इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चल जाएगा। आपने ऊपर सिग्नेचर दिया। ठीक है, जेनरिक टाइप आपने सिग्नेचर दिया, तो उस सिग्नेचर को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट को यूज करना पड़ेगा। टेम्पलेट इज ए कीवर्ड। ठीक है, उसके अंदर मैंने पास किया कि जो मेरा सिग्नेचर होगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, वो मुझे दो क्लासेस की होगा, मल्टीपल भी दे सकते हो, क्लास T3 भी दे दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक और फंक्शन बनाना है, या यहाँ पे आपको T3 लिखना है, तो आप यहाँ पे एक और लिख दो, क्लास T3, मल्टीपल क्लासेस कैन बी देयर। ठीक है, मल्टीपल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आपका जो है, ये जेनरिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं डिस्ट्रक्टर वाले को ही ओपन कर लेते हैं। इसको सेव एज करते हैं। ठीक है, तो सेव एज में जेनरिक, वो लैपटॉप ਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਦੇਖਦਾ मेल हो जाए, नहीं देख लेना, ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, पता नहीं। ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਨੀ। ओके, तो जेनरिक ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। इसको अभी हम डिलीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं टेम्पलेट, TEMPLATE। ठीक है जी, टेम्पलेट। तो मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ ऊपर। ठीक है, टेम्पलेट आपको पता ही है ना, आपके मोबाइल में भी रहता है कि कॉल मी लेटर, आई विल बी देयर एट, है ना, एंड हो सकता है कि आई विल कॉल यू बैक। आप एक टेम्पलेट फटाफट से सेंड कर देते हो, तो वो जेनरिक, जस्ट लाइक ए जेनरिक। ठीक है जी, क्लास T1, तो एक T1 बनाई। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, X1 ले सकते हो, P1 ले सकते हो। ठीक है, तो T1 जरा सूट करता है टेम्पलेट बोलने के लिए, टेम्पलेट T1। ठीक है जी,
उसके बाद आपकी जो दूसरी क्लास का होगा वो टेम्पलेट T2 होगा। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, चॉइसेस अगेन योर। हाँ ठीक है जी, ओके। उसके बाद वाइल एड, तो यहाँ पे आ रहा है T1 से जो T1 का बनेगा उसका x बनेगा, T2 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका y बनेगा। ठीक है जी, और ये आपका पता ही है, ये आपका इंट और फ्लोट होगा। ठीक है, रन टाइम पे हम उसको बता देंगे जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ सी आउट ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई मैंने लिख दिया, बड़ा छोटा सा फंक्शन बनाया, आप कोई भी यूज कर लो। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी ये इंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है जी, फंक्शन ओवरलोडिंग आपको पता ही है कि सिग्नेचर सेम हो लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, तो वो भी आपको आगे बता दूंगा। एक और चीज है जो हम उससे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिप लिस्ट बोलते हैं उसको। ओके, सो ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इस एड नाम के फंक्शन को। तो यहाँ पे मैंने देखो दिया 12.4 दिया और साथ में दिया 3 दे दिया। ठीक है, तो एक इंटीजर है, एक मेरा फ्लोट है। मैंने फिर से इसको कॉल किया। ठीक है, मैंने फिर से इसको कॉल किया, तो इस टाइम पे मैं दे रहा हूं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मैं दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं दे रहा हूं, यहाँ पे हम फ्लोट कर लेते हैं, एक डबल हो गया एक फ्लोट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम दोनों इंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने दिया 12 दिया और उसके बाद मैंने दे दिया ये वाला। ठीक है जी, तो ये डबल हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबली सही मिल जाएगी। हमने कोई मिस्टेक नहीं किया, हमने कोई क्रिटिकल मिस्टेक नहीं किया। ठीक है, सिंटैक्स मिस्टेक। ओके, सो G++ जेनरिक डॉट सीपीपी। प्रोबेबली कि ये अपना बिल्कुल सही चलेगा। एरर पता नहीं हमने क्या एरर की है, एंड लगा दिया तो एंड एल है। देखो पाइथन फिर आ गई दिमाग में, पाइथन फिर आ गई दिमाग में। पाइथन में जो पैरामीटर है वो एंड है। ओके गुड, ये लो जी, ये लो, ये देखो कहता है एक डबल कंसीडर हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि एक्सपोनेंट ई आ जाता है साथ में, ये डबल वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये आपकी देखो ये आपका फ्लोट आया, ये आपका जो आंसर आया वो डबल में आया। ठीक है, ये आपका जो आंसर आया ये इंटीजर में आया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं थोड़ा सा, अब x प्लस वाई नहीं करते, तो यहाँ पे एक काम और करके देखते हैं। यहाँ पे अब ऐड में मैं दो चीजें भेज रहा हूँ, प्रोबेबली ELO। ठीक है, और दूसरी जो मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ येलो। तो ये मुझे नहीं पता कि स्ट्रिंग सपोर्ट करता है दोनों को। पाइथन में तो दो स्ट्रिंग को कनकैट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आई थिंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, सी आउट ऑफ x कर लेते हैं, सी आउट ऑफ y कर लेते हैं। अब इसमें आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो हमने पाइथन के लिए आपको याद होगा बनाया था। ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। ये बताता हूँ, एक मिनट आपको, ये अभी डोंट वरी अबाउट इट। देखो देखो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसने स्ट्रिंग को ले लिया है ना, जो मैंने पास किया उसने स्ट्रिंग को ले लिया। अब आपको याद होगा कि पाइथन सपोर्ट नहीं कर, ये C++ सपोर्ट नहीं करता कि अगर मैंने दो स्ट्रिंग को कनकैट करना हो, हेलो है ना, एक मेरी दूसरी स्ट्रिंग है येलो, तो मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, हेलो येलो। आपको याद होगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए थी, तो हमने क्या किया था, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। ठीक है ना, प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया था। तो आप ये भी काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन डू बाय योर ओन। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि दैट यू आर सपोज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये टेम्पलेट फंक्शन है, दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट फंक्शन, जो आपको रन टाइम पे हम बता रहे हैं कि अच्छा भैया ये करना है, ठीक है भैया वो करना है। ठीक है, तो ये रन टाइम पे आप इसको ओवरलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना, ओवरलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ओवरलोड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक अलग बना रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एक वाइड ऐड नाम का ही फंक्शन बनाया, लेकिन वो जेनरिक नहीं है। ठीक है, वो जेनरिक नहीं है, वो नॉर्मल है, वो इंट का पैरामीटर ले रहा है इंट एक्स, बस वो एक ही पैरामीटर ले रहा है। ये लो जी,
क्योंकि इसमें तो पैरामीटर 2 है ना। अब एक ऐसा फंक्शन था जो एक क्लाइंट कहता है जी एक ऐसा फंक्शन रखना जो सिर्फ एक ही पैरामीटर ले, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं देखो ऐड ले रहा हूं, तो ऐड यहाँ पे 5 दे रहा हूं, ठीक है ना, तो ऐड यहाँ पे 5 दे रहा हूं। तो अब देखो ये लो जी, ठीक है, ये 5 आ गया आपके सामने। तो ये क्या होगा, टेम्पलेट ओवरलोड। तो मैंने ओवरलोड कर दिया, क्योंकि ये सिग्नेचर अलग है, ये जेनरिक नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जेनरिक है। एक मैंने जेनरिक बना दिया, एक मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब नॉर्मल में क्या था, सिर्फ एक ही पैरामीटर जा रहा था, लेकिन जेनरिक में 2 पैरामीटर है, क्योंकि अब सिग्नेचर नहीं आप चेंज कर सकते ना, सिग्नेचर तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको प्रॉब्लम आगे बताऊंगा कि अगर आपको मान के चलो एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल को भेजना है, ठीक है, एक ही फंक्शन के अंदर आपको मल्टीपल को भेजना है, यानी कि मान के चलो कि सेम एक ही फंक्शन रखूं, यहां पे ऐड करके दे, अगर मैं 5 और 6 भेजूं तो आउटपुट आ जाए 11, अगर मैं साथ में 7 भेज दूं तो आउटपुट आ जाए 18। एक ही फंक्शन, यहाँ पे मुझे कोड सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए करना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में भी मैं बाद में आऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो शायद आपने कभी देखा भी ना हो जिंदगी में, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये, और सुना भी ना हो कभी जिंदगी में, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये लो, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट ओवरलोडिंग। तो मैंने टेम्पलेट को ओवरलोड कर दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फंक्शन टेम्पलेट एंड हाउ यू कैन ओवरलोड टेम्पलेट। अब उसके बाद आता है क्लास टेम्पलेट विद मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है ना। या मैं एक क्लास टेम्पलेट बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्लास टेम्पलेट बना रहे हैं हम लोग विद मल्टीपल पैरामीटर्स। तो उसका जो सिग्नेचर है वो कुछ ऐसे ही है, आपने ऊपर दे दिया क्लास T1, ठीक है, टेम्पलेट T1 क्लास T2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सारे को यहाँ से हटा रहा हूँ, वो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं, ठीक है जी। क्लास टेस्ट, ठीक है जी, क्लास टेस्ट बनाई। अब इसके अंदर T1 ठीक है जी। अब उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है पब्लिक, ठीक है जी, टेस्ट, ठीक है जी, T1, ठीक है, इसके अंदर मैं x ले लेता हूँ, T2 इसके अंदर मैं y ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब कर्ली ब्रेस ऑन, कर्ली ब्रेस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y, ठीक है, दिस इज द क्लास टेम्पलेट, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, वाइड शो। तो ये मेरा शो नाम का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, सी आउट ऑफ ए को दिखाएगा और बी को दिखाएगा, ठीक है। दैट्स इट, वेरी सिंपल कोड, मजेदार कोड, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। अब मैं नीचे इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो मैं बाइंड कर रहा हूं, ठीक है। हम अगर मैं जावा की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते थे, एक मिनट मैं भूल गया उसका नाम। तो इसको हम जेनरिक क्लासेस ही शायद, उसमें भी जेनरिक ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है, जावा के अंदर जेनरिक प्रोग्रामिंग, जेनरिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जावा के अंदर भी सेम ऐसे चलता है। जब मैं हडूप का अगर आपको कोड दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट करूंगा, ठीक है। ओके तो अब देखते हैं, ये मैंने टेस्ट बनाया, ठीक है, ये मैंने टेस्ट बनाया, तो इसके अंदर मैं 2 पास कर रहा हूं, ठीक है। जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, साथ में उस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहा हूं, ठीक है जी। कहता है जी एक फ्लोट बना दे, एक इंट बना दे, ठीक है, एक इंट बना दे, और जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो obj1 है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं पास कर रहा हूं 10 और 20, ठीक है जी। एक मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो यहाँ पे दोनों ही मैं फ्लोट टाइप के ले रहा हूं, ठीक है जी, दोनों ही मैं फ्लोट टाइप के ले रहा हूं। तो एक मेरा जो है वो पहला भी फ्लोट है, मिस्टेक्स हो गए हैं, FLOAT, ठीक है, जो मेरा पहला है, ठीक है, वो भी फ्लोट टाइप का है और दूसरा भी फ्लोट टाइप का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेरा पहला था कहता वो फ्लोट टाइप का था वो फ्लोट टाइप का था, दूसरा जो था मेरा इंट टाइप का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये जो ऑब्जेक्ट बना, कहता है ये जेनरिक प्रोग्रामिंग का, मैंने ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया कि भैया तेरे पास 2 से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, कि तेरे पास 2 ही आएंगे, अब याद रख लेना, ठीक है ना, कि तेरे पास 2 आ जाएंगे, एक फ्लोट होगा और एक इंटीजर होगा। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जहां पे T1 है
ठीक है, वहां पे पहले में फ्लोट भर देगा और जो दूसरा है उसमें क्या भर देगा, इंट भर देगा। तो दूसरे बार जब उसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे वो फ्लोट भर देगा और यहाँ पे भी वो फ्लोट भर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जेनरिक क्लासेस, ठीक है ना, कि मैं ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जावा के अंदर, बहुत यूज हो जाता है, क्योंकि 90% ये बच्चों को नहीं पता होता। जब मैं हडूप का कॉन्सेप्ट करवाता हूँ तो उसमें जब मैं जेनरिक प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो 90% बच्चे तो यही बोल देते हैं सर हमें तो पता ही नहीं जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या है। क्योंकि वहां पे जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है, क्लास जावा के अंदर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, जब हम वहां पे क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम उस क्लास के जब इनहेरिट करते हैं तो साथ ही उस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर देते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर देते हैं कि भैया इन दो डेटा टाइप के सिवा तेरे पास अगर कुछ आएगा तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, उसको बाइंड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को बता दिया कि भैया तेरे पास जो जा रहा है वो फ्लोट और इंट जा रहा है, तेरे पास जो जा रहा है वो फ्लोट और फ्लोट जा रहा है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, होपफुली वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो हमने इसमें कोई मिस्टेक शायद कर रखी है। तो देखो टू मच है तो ओके। तो ये लो जी, यहाँ पे हम भूल गए इसको बंद करना, ये लो, ठीक है। अब ओके, शो मेथड हमने कॉल ही नहीं किया, तो शो मेथड जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक आउटपुट obj शो, ठीक है जी, obj2 डॉट शो। ठीक है, तो 1 के साथ शो करते हैं, ऑब्जेक्ट 2 के साथ शो करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट 1 का है। तो एक काम और करते हैं, स्लैश एन भी लगा लेते हैं, यानी कि एंड एल भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी एंड एल लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 बार मैंने एंड एल लगा दिया। ठीक है, तो ये लो 10.9 20 10.9 20.88। ठीक है, तो ये आपका जो गया है ये फ्लोट, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपकी उसमें इंट और फ्लोट में। ठीक है, इंट फ्लोट और इंट। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं जेनरिक क्लासेस। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है अगर कुछ इस तरह से आ जाए, डोंट टेक टेंशन, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको, हाँ जी बोलिए, someone is going to ask some question, please ask me। सर समझ में आ रहा है, लेकिन ना वो स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया कि क्लास T1 और क्लास T2 क्या है। ये पैटर्न है जी, ये सिग्नेचर है, आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे कि आपको टेम्पलेट जब आपको लेके आना पड़ेगा, पहले टेम्पलेट कीवर्ड को लेके आना पड़ेगा और ऊपर बताना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेसिफाई इट। ठीक है, ये आप लगा के चलो कि सिग्नेचर्स है। सर ये किस लिए है, मतलब कि जो जो हम वेरिएबल लेंगे हाँ, जो उसके जो हम नीचे लेंगे, अगर मान के चलो एक और लेना होता, मान के चलो एक T3 होता है ना, अब T3C, तो अब अगर मैं क्या करूंगा तो ये मेरे को लगता है कि एरर दे देगा, क्योंकि T3 इज अनडिफाइंड, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे T3 को भी डिफाइन किया। तो आपको जो तरह का डेटा टाइप लेना होगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें आपको 3 पास करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आपको 3 पास 3 बताने पड़ेंगे कि जो तीसरा जा रहा है वो डबल का जा रहा है। ठीक है, जो तीसरा जा रहा है, इस केस में जो तीसरा जा रहा है वो इंट का जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यूज करूं ना करूं लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है ना, यूज करूं ना करूं दैट सेपरेट थिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया इन तीनों को पहले डेफिनेशन देनी, दिस जस्ट लाइक ए डेफिनेशन। ये एक एम्प्टी बक्से हैं, आप इसको इस तरह से कंसीडर कर लो कि ये T1 T2 T3 ये एम्प्टी बक्से हैं। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप भर रहे हो इसमें सामान कि भैया तू जो बक्सा है तू इंट के लिए आएगा, तू जो बक्सा है फ्लोट के लिए आएगा, तू जो बक्सा है वो डबल के लिए आएगा। कि ऑब्जेक्ट 1 जब तू बनेगा तो तू इन चीजों को रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट 2 जब तू बनेगा तो पहला फ्लोट का होगा, दूसरा भी फ्लोट का होगा, तीसरा इंट का होगा। ठीक है जी, तो ये सिग्नेचर है जेनरिक प्रोग्रामिंग का, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लगा के चलो, जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स है ये। ठीक है, जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि मैंने शुरू से बता रहा हूं कि कंपाइलर को अपने को सब कुछ बताना पड़ता है भाई, वो जन्मजात से कुछ नहीं जानता, ही डोंट नो एनीथिंग, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई इट, ओके भैया दिस वन इज फॉर दिस, दिस वन इज फॉर दिस। ठीक है जी, हाँ जी, आई होप कि आपको मैंने
आंसर दे दिया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वंस अगेन, आई विल क्लैरिफाई दैट। हाँ जी बोलिए। हो गया क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर एक जैसे हम पाइथन में मतलब कि टाइप होता नहीं फंक्शन प्रिंट टाइप, जैसे हम उसकी डाटा हाँ टाइप देख लेते हैं, हाँ जी इसमें हाँ जी हाँ होगा जी। कैसे? इसमें देख इसमें एज सच फंक्शन तो नहीं है, लेकिन है भी, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब उससे हम डेटा टाइप को सीधा डिस्प्ले पता नहीं अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गोड्स नो। तो एक बार नेट पे सर्च मार लेते हैं कि शायद दिया देख लेते हैं शायद कोई हाउ डू आई गेट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। तो यहाँ देख लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो में शायद किसी ने कोई आंसर कर रखा हो। टाइप आईडी वेरिएबल डॉट नेम, तो ऊपर आपको लगाना पड़ेगा टाइप इन्फो। ओके लेट्स ट्राई इट कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो पहले हमने इंपोर्ट किया टाइप इन्फो, ठीक है जी। अब उसके बाद सीधा ये उठाते हैं, सी, और यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे करवाते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। टाइप आईडी तो सीधा ए लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए की पता करते हैं पहले क्या है, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। ये चल रहा है जी, ये देखो इसने साथ में एफ बता दिया, ठीक है। ओके अब हम बी का चेक करते हैं। चलो जी, इसने साथ में आई बता दिया, इसमें साथ में एफ बता दिया, ठीक है। तो ये चलता है। अगर आपको पता करना है तो टाइप आईडी है, ठीक है। वहां पे तो सीधा प्रिंट लगाते हो, वो टाइप लगाते हो तो पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो टाइप आईडी है, ठीक है जी। एक बार बी का भी देख लेते हैं। टाइप आईडी ऑफ ए, टाइप आईडी ऑफ, तो ये सिग्नेचर है जी। यू हैव टू फॉलो दिस वे अगर आपको पता करना है, ठीक है जी। ये लो, तो अब एक काम और करते हैं, तो यहाँ पे हम भेजते हैं स्ट्रिंग, तो शायद ये एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा देख लेते हैं, शायद, पक्का नहीं बोल सकता, शायद नहीं। ये लो, तो ये साथ में कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो कुछ ऐसे करके इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इससे पता कर सकते हो जी। टाइप इन्फो, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद टाइप आईडी, ठीक है। सी आउट ऑफ टाइप आईडी, ठीक है। सी आउट ऑफ टाइप आईडी ये आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद डॉट नेम, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के लिए ये कुछ इस तरह से आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। करेक्टर ट्रेल समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, ठीक है। कोई और शॉर्टकट वे देख लेते हैं, कोई और शॉर्टकट वे नहीं, टाइप आईडी ही है। हाउ टू चेक द डेटा टाइप सी क्लास सी प्लस प्लस, तो शायद इसमें कुछ मिल जाए, नहीं टाइप इन्फो ही है जी, यही तरीका है, ठीक है। यही तरीका है, टाइप इन्फो के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी वही है टाइप इन्फो। तो यही तरीका है जी। अगर आपको किसी डेटा टाइप वेरिएबल की डेटा टाइप को फाइंड आउट करना है तो पहले टाइप इन्फो करो, फिर उसके बाद टाइप आईडी करके उस वेरिएबल का नाम, जो भी उसका नेम है, उसके बाद डॉट नेम उसका मेथड है जो आपको उधर से कॉल करना पड़ेगा, और वो आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देगा विद वेरिएबल। ओके दिस इज फॉर द इंटीजर, दिस इज फॉर द फ्लोट एंड दिस इज फॉर द डबल एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है। ओके सो एनीवन हैविंग एनी अनदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो जैम बोर्ड कहाँ चला गया? ओके सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ।
किसी का भी कोई और क्वेश्चन है? ओके गुड, थैंक यू। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका है कि टेम्पलेट्स क्या है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी है, एक बार खुद पढ़ोगे तो आपको एक साथ समझ आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ वेक्टर नाम से। ठीक है, ओके, वेक्टर नाम से क्लास बनाई। तो अभी इसको उड़ाते हैं इधर से। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर वेरिएबल ले रहा हूँ t1। यहाँ पे काम करते हैं, इसका 1 लिखने के बजाय सिंपल t ले लेते हैं। ठीक है जी, t v। ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, यानी कि एक पॉइंटर टाइप का v वेरिएबल लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरा कंस्ट्रक्टर बनेगा पब्लिक। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर है द सेम नेम एज ए क्लास नेम। ठीक है जी, इसका नाम बनेगा आपका वेक्टर। तो इसके अंदर मैं एक बना रहा हूं डायनेमिक एरे न्यू। ठीक है जी, t ऑफ 3, 3 ऑब्जेक्ट्स का एक डायनेमिक एरे बन रहा है जो हीप के अंदर बनेगा विद द हेल्प ऑफ द न्यू। अब वो तीनों को मैं जो असाइन कर रहा हूं वो 0 असाइन कर रहा हूं। ठीक है, एक सिंपल सी मैंने फॉर लूप लगाई है। ठीक है, i लेस देन 3। ठीक है जी, i प्लस प्लस, यानी कि मैं जो करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि मैंने एक डायनेमिक मेमोरी बनाने के बाद उसके अंदर 0 0 0 फिल कर दिया, यानी कि 3 मेमोरीज एलोकेट हुई हैं। तो वहां पे जो गार्बेज वैल्यू थी वहां पे मैंने जो वैल्यू ऐड कर दी वो 0 कर दी। ठीक है, तो ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर है ये काम करेगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद उसमें 0 0 फिल कर देगा। ठीक है, और एक मेरा और कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वो क्या लेगा, कहता वो उस क्लास टाइप का एड्रेस लेगा। ठीक है, जो भी आप रन टाइम पे दोगे। ठीक है जी, जो भी आप दोगे तो वो रन टाइम पे लेगा। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बन जाएगा जब चलेगा। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भरने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, a ऑफ i कर देते हैं। ठीक है, चलाते हैं इसको, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो एड्रेस लेके उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आइटरेट है तो वो पॉइंटर है, तो पॉइंटर को एक एक करता वो आइटरेट आगे करता जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एक बनाते हैं, एक और बना लेते हैं, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो t वो रिटर्न कर देगा। ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड कर रहा हूं, एस्टिक साइन में ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूं, जिसके अंदर वेक्टर का क्या आएगा, एड्रेस आएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ y से लेके चलते हैं इसको। अब इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं, तो एक t है जो सम नाम का एक वेरिएबल है, जिसकी डेटा टाइप हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी उसकी इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, व्हाटएवर। ठीक है जी, 4। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, जहां पे आपको डेटा टाइप्स लेने हैं ना, जहां पे आपको डेटा टाइप्स लेने हैं, जहां पे भी आपको डेटा टाइप्स लेने हैं, आपको वहां पे टी लेते जाना है, बस बात खत्म। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको जो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट लेवल मेरे डेटा टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स है ना, ये वाले। ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, इसको तो आपको सिर्फ आइटरेट करना है, तो यहाँ पे जेनरिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जेनरिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल चलो। लेकिन हाँ, ये वेरिएबल आप देखो, यहाँ से जो रिटर्न होगा, हो सकता है जो सम है वो फ्लोट रिटर्न हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये सम है जो फ्लोट रिटर्न हो जाए, हो सकता है जो ये सम है ये इंटीजर रिटर्न हो सकता है जो ये सम है ये डबल रिटर्न हो। ठीक है ना, हो सकता है ये सम है जो डबल रिटर्न हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्योंकि उधर से डेटा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो सिंपल आइटरेशन कर रहे हैं ना हम लोग उसको आइटरेट कर रहे हैं, तो आइटरेट तो हमेशा इंटीजर से ही होगा।
अगर आप यहाँ पे फ्लोट ले लोगे तो वो तो एरर दे देगा, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है जी, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है जी, ठीक है, मैं दिस यूज कर रहा हूं, दिस ऑफ वी आई, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सा टच लेके आ रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस ऑफ वी आई, यानी कि इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके वी आई को। यानी कि ये जो कोड बन रहा है, ये कोड क्या बन रहा है, आपके सामने एक एरे आ रहा है, ठीक है, एरे को नॉर्मली हम वेक्टर बोलते हैं, तो आपके सामने एक एरे आ रहा है, दो एरे आ रहे हैं, आप दो एरेस को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, आई सपोज आपको अब आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है 3 4 5 और दूसरा जो वेक्टर है, ठीक है, जो बी जो वेक्टर है उसको आप 3 4 5, ठीक है, इसको लिया सम किया, मल्टीप्लाई किया, सम किया, इसको लिया उसी में मल्टीप्लाई करके उसी में सम कर दिया, इसको लिया उसी में मल्टीप्लाई करके उसको सम कर दिया। तो फॉर एग्जांपल यहां पे कितना आया 9, यहां पे कितना आया 16, यहां पे कितना आया आपका लगा के चलो कि अगर 4 है 4 इंटू 4 5 इंटू 5 20 काम हम कर रहे हैं, उसका सम करके हम वापस से रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन जब आउटपुट आएगी थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। सो ये मैंने पूरा एक टेम्पलेट कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दी। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जब आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो मैंने क्या किया, इंट टाइप का एक एक्स लिया, ठीक है, 3 का वो क्या बोलते हैं उसको, एरे लिया, ठीक है जी, और एक वाई एरे लिया, मैं सेम ही वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, मैं सेम ही वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद अब चलते हैं, अब मैंने वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको पता है, तो मैं ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहा हूं, ठीक है, विद इंट, और जो मैं पास कर रहा हूं वो उसका जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं v1 बना रहा हूं। ठीक है जी, v1 बना रहा हूं। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, v1 इज इक्वल टू x, ठीक है, v1 में x दे दिया, ठीक है, v2 इज इक्वल टू y। हाँ, ये मैं कर सकता हूं, बताता हूं, ये मैं आगे एक एग्जांपल और करवाऊंगा आप लोगों को। तो अब हुआ क्या, आपका ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट देखो, मैंने सीधा क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में सीधा x को कॉपी कर दिया, उस ऑब्जेक्ट में सीधा y को कॉपी कर दिया। यस, इट इज फिजिबल। ये कंसेप्ट को अब हम बोलते हैं, अगर बोलूं तो इसका जो नाम आता है वो ये होता है कि कन्वर्टिंग प्रिमिटिव कुछ करके होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली या तो मुझे 1 सेकंड दो, मैं 1 मिनट सोचता हूं कि जो इस कॉन्सेप्ट का नाम था वो था टाइप कन्वर्जन कुछ करके कॉन्सेप्ट है, इसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, प्रिमिटिव टाइप क्लास को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, सीधा मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को इस ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया। अब जब कॉपी कर दिया तो जो ये चल रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है। आपको उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना बहुत जरूरी है, तब ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। याद रख लेना मेरी बात। ठीक है, अब इसका एक्स का एड्रेस यहां पे आ चुका है। ठीक है ना, अब ये एक्स एक वेक्टर है, एक एरे है, इसका एड्रेस इसमें आ चुका है ये कॉन्सेप्ट करने से। अब ये सिमिलर लाइक ये हुआ, ठीक है, ये सिमिलर लाइक टू दिस हुआ, चाहे आप ऐसे बोल दो v1 ऑफ, ठीक है, v1 ऑफ, चाहे आप ये चीज बोल दो v1 ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, ये बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, कि हमने क्या किया उस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर में हमने x पास कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके x किया, तो ये भी वैलिड है, चाहे आप ऐसे लिख दो, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को जो हम टेक्निकली बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप क्लास को जो हमने टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है जी, थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये वैलिड कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि आपको ये 2 नंबर ना जाए या कभी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो ये माइंड में रखना कि हाँ जी आप कर सकते हैं प्रिमिटिव टाइप टू क्लास विच कैन बी इंप्लीमेंट थ्रू दी, यू कैन से दी कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी,
प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप, अगर इसको आप सिंपल ऐसा बोलना चाहते हो तो ऐसा बोल दो, प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव है, इसको क्लास टाइप में आपने कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अब ये काम किया, आप चाहे तो वो लिख दो जो मैंने अभी यहाँ पे रब किया है, चाहे तो आप ये लिख दो, मैंने ये भी कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिखा दिया। ठीक है, अब वहां से जो रिटर्न हो रहा है वो आर रिटर्न हो रहा है। ठीक है जी, इंटीजर रिटर्न हो रहा है। तो अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस v1, ठीक है जी, v1 मल्टीप्लाई बाय v2, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये लॉजिक मेरा चलेगा, ये अब आपको पता ही है कि हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड किया, अपनी डेफिनेशन दे दी उसको कि पहले तो ये जो चलता था ये इंटीजर के साथ चलता था, लेकिन अभी जो मैं चला रहा हूं इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ चला रहा हूं। ठीक है, अब सिंपल मुझे क्या करना है, जो वहां से सम होके मेरे पास आया है, ठीक है, वहां से जो सम होके एक ही वैल्यू मेरे पास आ रही है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका बाद में सम हो रहा है, तो सम होके मेरे पास रिजल्ट वापस आ रहा है। तो इसका जो आएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो 9 4 13 और 1 14। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कहता है उसको स्क्रीन के ऊपर कर दे डिस्प्ले। ठीक है जी, तो इसको एक बार चलाते हैं, आउटपुट देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही है, फिर उसके बाद एक बार इसको डिस्कस करते हैं। Hopefully we did n number of mistakes, पता नहीं अब क्या क्या कर दी। तो v1 v2, ठीक है, v1 v2 में कोई मिस्टेक है तो एक मिनट देखते हैं। सर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया v2। हाँ, v2 हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है, हमने जल्दबाजी कर दी, कंट्रोल सी। तो v2 जो ऑब्जेक्ट है कहता वो भी इंटीजर टाइप ही है, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप है, तो मैं यहाँ पे v2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, सो नाउ ओके, वंस अगेन गेटिंग दी मोर एरर्स, दिस ऑफ vi, तो यहाँ पे वार्निंग है नो रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो हम देखो हमने थोड़ी और जल्दबाजी कर दी, हमने यहाँ पे रिटर्न सम नहीं किया, तो अपने को रिटर्न भी तो करना है जी। ठीक है, ओके गुड, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देयर आर मोर एरर, v वाज नॉट डिक्लेयर इनटू दिस, v इज इक्वल टू, ओके, तो v इज इक्वल टू, तो ये गड़बड़ हमने कर दी, तो ये कैपिटल है हमने स्मॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल ही रखो, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल ही रखो तो बेटर है। सो नाउ लास्ट एरर सी आउट ऑफ आर, ओके, तो सेमीकोलन हमने ऊपर में नहीं दिया। ओके, सो आई थिंक नाउ द एरर्स हैज बीन रिजॉल्व्ड। ओके, परफेक्ट, 14 आंसर, यू आर गेटिंग द 14 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट पास कर देते हैं कि भैया जो पहला एरे है वो फ्लोट टाइप का है, जो दूसरा एरे है वो इंट टाइप का है। ठीक है, तो जो पहला एरे है वो फ्लोट टाइप का है और जो दूसरा एरे है वो इंट टाइप का है। देखो, जेनेरिक प्रोग्रामिंग का बेनिफिट ही यही है, अब आपको अलग से कोड नहीं करना, वही कोड चल रहा है। ठीक है, वही कोड चल रहा है। अब यहाँ पे क्या एरर फेंक दी इसने, यहाँ पे क्या एरर फेंक दी इसने, नो नॉन कन्वर्जन टाइप फ्रॉम वेक्टर इंट। ओके, सो यहाँ पे भी आपको, हाँ जी, यहाँ पे भी फिर फ्लोट देना पड़ेगा, दोनों ही फ्लोट जाएंगे, दोनों ही फ्लोट जाएंगे, क्योंकि हम आगे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना वो मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं, तो नहीं तो यहाँ पे भी आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं दोनों फ्लोट के आए तो उसको भी कर दे, ठीक है, दोनों इंट के आए तो उसको भी कर दे। अगर आपको वो भी बनाना है कि एक फ्लोट का हो एक इंट का हो, ठीक है, अगर आपको वो भी बनाना है कि एक फ्लोट का हो एक इंट का हो, तो आप फिर अंदर जाके फिर कोड करो, तो उसकी टाइप कास्टिंग करो, ठीक है ना, उसकी टाइप कास्टिंग करो, तो वो थोड़ा सा लेंथी कोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि जब देखो ये दोनों फ्लोट के लिए भी चला, कोई एरर नहीं दी। ठीक है, अब जब मैं डबल की बात करूं, ये दोनों डबल के लिए भी चलेंगे। क्योंकि देखो ना, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ये श्योर होना चाहिए कि दोनों एक ही डेटा टाइप से हो, नहीं तो वो एरर फेंक देगा। अगर आपको ये भी सॉल्व करना है कि एक फ्लोट का हो एक डबल का हो एक इंट का हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर जाके फिर उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट। वहां से आई है क्लास 1 के अंदर, क्लास 2 के अंदर, फिर आप उसको पकड़ो, ये लो, आप देखो ये डबल के लिए भी सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल है आपकी, हमने क्या किया, हमने यूजिंग द टेम्पलेट
यानी कि हमने यहाँ पे देखो जो भी डेटा टाइप आ रही है वो रन टाइम पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने कोड बनाया, मैंने एक ऐसा कोड बनाया है कि दो वेक्टर्स को लेगा, वेक्टर होते हैं एरे, ठीक है, दो वेक्टर्स को लेगा और आप टेम्पलेट्स आप क्या करते, ठीक है जी। आपको अब मैं, मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जी, अब ये मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्लाइंट को कि भैया या तो दोनों फ्लोट के हों, ठीक है जी, या दोनों हिंट के हों, ठीक है जी, या दोनों एरे जो तेरे हैं डबल के हों, तब तू मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। मैंने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अगर वो कहता है कि ठीक है जी मैं दोनों फ्लोट के भी देना चाहता हूं, दोनों इंट के भी देना चाहता हूं, दोनों डबल के भी देना चाहता हूं, देन व्हाट आई विल डू, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मुझे अलग अलग से बनाना पड़ता है सारा कुछ, मुझे अलग अलग से बनाना पड़ता है। एक मैं फ्लोट के लिए बनाता, ठीक है, एक मैं इंट के लिए बनाता, एक मैं डबल के लिए बनाता, फिर उसके बाद मेरी इंप्लीमेंटेशन होती, ठीक है, फिर मैं उसको अंदर जाके टाइपकास्ट करता, ठीक है, फिर मेरी इंप्लीमेंटेशन होती। लेकिन यहां पे मैंने जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, जो भी इसमें यूज ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि डबल का, तो जितना भी जहां पे भी आपने टी यूज किया है, जहां पे भी आपने टी यूज किया है, तो वो कौन सा टी होगा, वो जो भी तू ऑब्जेक्ट के टाइम बना दे वक्त वो पास करेगा वो टी होगा। तो तूने अगर डबल पास किया है तो ये सारा का सारा डबल कंसीडर होगा, अगर तूने इंट पास किया है तो ये सारा का सारा इंट होगा, अगर तूने फ्लोट पास किया है तो ये सारे के सारा फ्लोट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जेनरिक का, ये बेनिफिट है कि अपने जो कोड बन रहे हैं वो जेनरिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इजीली बन रहे हैं, ठीक है। आपको ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं, आप एक ही कोड को सोच रहे हो, आपने एक ही कोड को सोचा, लेकिन वो इंट के लिए भी काम कर रहा है, वो फ्लोट के लिए भी, डबल के लिए भी। सो दिस वन इज द बेनिफिट। आई थिंक आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा कि जेनरिक क्या है, ठीक है। और कोशिश करो कि अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको जेनरिक भी इंपोर्ट करो और उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लेके आओ, ठीक है ना। ये जो छोटे से टॉपिक है और बड़े यूजफुल टॉपिक है, आपने अभी देखा है, काफी यूजफुल टॉपिक्स हैं, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, प्लीज लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन, हाँ जी प्लीज बोलिए। सर जो पहले अपने हाँ जी बोलिए बोलिए। सर उसमें तो हमने दो डेटा टाइप ली थी, तो हमने क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, मतलब टेम्पलेट में T1 और T2, और हाँ ये हाँ भी कहा था डेटा टाइप को भी उतने ही लेंगे। सर इसमें भी तो दो ही ले रहे हैं हम, एक डबल ले रहे हैं और दूसरी में नहीं भी देखो ना, डबल ले रहे हाँ देखो बात सुनो, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ डबल ही पास कर रहे हैं, यहाँ हैं। पे ओके सर, सिर्फ अगर सिर्फ कर एक ही रहे है हैं ना, सिर्फ एक ही है ना, ठीक है ना, ये सिर्फ एक ही है। अगर मैं दो लेता मतलब तो यहाँ पे दो पास करता, अगर मैं यहाँ पे एक मान के और चलो कि T1 भी होता मेरे पास, T1 भी एक पॉइंटर टाइप होता, तो उसके अंदर मैं x नाम का होता या y नाम का होता, तो मेरे को दो देने पड़ते। अगर मैं T1 को भी आगे यूज करता, अगर T2 होता तो मैं, क्योंकि मैंने यूज ही सिर्फ एक किया है ना, आई जस्ट यूज सिंगल वन, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल यूज करवाने हैं, मान के चलो आपको यहाँ पे जो रिटर्न करवाना है वो T2 रिटर्न करवाना है, तो फिर आपको यहाँ पे T2 भी लेना पड़ेगा, T3 भी लेना पड़ेगा, जितने आपको चाहिए, जितने आपको चाहिए। यानी कि आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, उस टाइम पे डेटा टाइप पास कर रहे हो, कि यानी कि मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को बाइंड कर रहा हूं इन इन दो साथ, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया इन दो डेटा टाइप के साथ, ठीक है ना। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया, तो मेरे को बताना पड़ा कंपाइलर को कि भैया जहां पे भी टी मिलेगा वहां पे तू डबल पास कर दियो, जहां पे भी टी मिलेगा वहां पे अगर इंट आ रहा है तो इंट पास कर दियो। इसको बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। मैंने बाइंड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया, तो ये तरीका है। हाँ जी वर्टिका जी, आपको क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि मैं आई थिंक आपने वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली क्लासेस लगाई थी मेरी, तो फिर तो आना चाहिए यस समझ। सर बस वो इतना ही नहीं आया था कि अगर दो डेटा टाइप लेंगे अलग अलग तो अलग लेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट अलग लेंगे, अगर सिंगल ले रहे हैं तो एक ही लेंगे। हाँ ठीक है, तो नहीं मैं ये क्वेश्चन जो था ये वर्टिका के लिए था। हाँ जी वर्टिका जी बोलिए। पॉइंटर क्यों बना दिया, क्यों यहाँ पे, ये तो पॉइंटर बना दिया हमने जो एड्रेस होल्ड करेगा ना, वी देखो ना, वी एक हमारे पास डायनेमिक मेमोरी बनेगी ना, ये जो मेमोरी है ये आपकी उसके अंदर है, हीप के अंदर बन रही है ना।
हाँ कर दो, नॉर्मल ही कर दो। क्योंकि मैंने हीप कॉन्सेप्ट यूज किया, आप नॉर्मल से कर दो। फिर आपको रेफरेंस देने की बजाय यहाँ पे कॉपी भेजनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना बात को? तो आप कॉपी भेजो, मैंने रेफरेंस भेज दी, बस इतना कर दिया। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। ओके, कोई बात नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं क्लास के बाद आप मेरे से क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आफ्टर 12। तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल हमने एक कोड बनाया है, बस उसमें नॉर्मल जो हमने पिछले कोड किए हैं, अगर आप इसको भी कन्वर्ट करके देखो एक बार ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो यहाँ कहाँ होगा कोई ओपी। ये देखो, ये देखो जी, ये पढ़े तो हैं कोड जो हमने सोल्व किए थे। ये देखो, ये हमने ऑपरेटर लिए, ये लो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसमें मैंने कॉपी भेज दी। ठीक है, आप कॉपी नहीं भेजना चाहते तो आप रेफरेंस भेज दो, तो उसमें मैंने रेफरेंस मंगवा ली। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो मैंने किया वो हीप में किया है, तो हीप में कॉपी करने की बजाय कहता है उसकी रेफरेंस भेज दो, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, ये लो, ये सारा। ठीक है, तो ये सारा कोड है। बस यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिंग है, आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपको टी ऊपर टेम्पलेट क्लास टी करनी है, तो यहाँ पे भी आपको टी करना है, बात ही खत्म होगी। ठीक है ना, तो वहां पे ऊपर क्लास टेम्पलेट टी, और जो पासिंग होगा तो वहां पे उस टाइम पे आपको क्या पास करना है, जब आपका इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको टी पास करना है। तो आपकी असाइनमेंट यही है, यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू द टेम्पलेट्स। आपको इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है, जेनरिक प्रोग्रामिंग में इस कोड को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो बाइंड हो गया ना, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही बाइंड है, यानी कि स्ट्रिंग के बिना ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तो कुछ और रिटर्न करवाना है जी, मुझे तो, मैं चाहता हूं, क्लाइंट कहता है रन टाइम पे रिटर्न करवा भाई, जो तू चाहता है कि तू बता, तू बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, तू बताएगा कि क्या चाहता है। मैंने तो तुझे कोड ऐसा बना के दे दिया, लेकिन तुझे बताना पड़ेगा कि भैया तूने रिटर्न क्या करवाना है। ठीक है, तूने इंटीजर रिटर्न करवाना है, ठीक है, या तुझे फ्लोट रिटर्न करवाना है। वो क्लाइंट कहता है जी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने इंटीजर के लिए भी चलाना है, मैंने डबल के लिए भी चलाना है। आपको जेनरिक प्रोग्रामिंग नहीं आती, फिर आप क्या करोगे? आप दो तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी ओवरलोड करोगे। यहां पे एक और फंक्शन बनाओगे, ठीक है, सेम होगा, लेकिन यहां पे वो डबल रिटर्न करेगा, फिर अगला फंक्शन होगा वो इंटर रिटर्न करेगा, फिर ऑटोमेटिकली जो आप डाटा टाइप पास करोगे वो उसको समझ करके वो चला देगा। ठीक है ना, तो बेटर अप्रोच क्या है कि कहता है एक ही फंक्शन बना के उसको काम खत्म करो, नहीं तो आपको एक ये फ्लोट के लिए लिखना पड़ता अलग से, ये सारा कॉपी करके एक डबल के लिए लिखना पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, मान के चलो आपको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा है ना, टेम्पलेट को कैसे, ये लो, तो यहाँ पे अगर इंट होता तो ये इंट के लिए चलता, ये लो जी, यहाँ पे फिर आप इंट करते सारा, ये लो जी, फिर उसके बाद आप एक बनाते और बनाते, डबल के लिए बनाते, फिर आप एक और बनाते, फ्लोट के लिए बनाते, तो तीन आप बनाते, सेम लॉजिक सेम रहता, सब में एग्जैक्ट लॉजिक सेम रहता। फर्क क्या होता है? सिर्फ एक रिटर्न टाइप का फर्क आता। ठीक है, सिर्फ एक रिटर्न टाइप का फर्क आता। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया। ये तो छोटी सी एग्जांपल है, मान के चलो कि आपको सभी डाटा टाइप्स को यूज करना है, तो फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो मैंने अभी पीछे दिखाया, कॉम्बिनेशन बना के भेजने हैं आपको, कि एक इंट है एक फ्लोट है, फिर दूसरी टाइप पे एक पहला फ्लोट आ रहा है दूसरा इंट आ रहा है, फिर तीसरी टाइप पे पहला इंट आ रहा है दूसरा भी इंट आ रहा है, तीसरी टाइप पे दोनों फ्लोट आ रहे हैं, फिर आगे दोनों डबल आ रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे इज गिव द सॉल्यूशन इनटू द जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। ये टॉपिक्स वो हैं जो आपने स्किप कर रखे हैं, आपके सिलेबस में थे, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में ये थे, जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी, टेम्पलेट प्रोग्रामिंग, वहां पे आपने स्किप कर रखी है ये, है ना। चलो एनीवेज, लेकिन अब मत स्किप करना, यही है बस, दैट्स इट अबाउट टेम्पलेट प्रोग्रामिंग, जेनेरिक प्रोग्राम, जिसको हम जेनेरिक बोलते हैं या टेम्पलेट फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं जेनेरिक की बात कर रहा हूं तो मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूं तो मैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, दोनों एक साथ कोरिलेटेड है टर्म्स। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि सामने वाले ने जेनेरिक पूछा है सामने वाले ने टेम्पलेट पूछा है। तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट इट कि सर ये होता है, तो यू गिव दीज एग्जांपल्स, दो बिंदास दो, कैसे नहीं सिलेक्शन होगी, कौन रोक लेगा आपको। गारंटी है, अगर आप जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, अगर आप ये इंटरव्यू को देते हो तो वो समझ आएगा कि आपने इन डेप्थ काम कर रखा है। ठीक है, आपने इन डेप्थ काम कर रखा है, लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको रिटेन कैसे रखते हो। तो ये कॉपी रिटेन नहीं होंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, यू हैव टू बी प्रैक्टिस अलॉट फॉर द सेम, तब जाके ये प्रोग्रामिंग आती है। क्योंकि ये वही टॉपिक्स हैं, कोई नए टॉपिक्स नहीं है। डोंट फील इट कि मैं कुछ आपको नया करवा रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स करवा रहा हूं, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपने छोड़ रखे हैं, अभी आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो भी आएगा, ना कभी देख रखा है वो भी आएगा, डोंट वरी अबाउट।
लेकिन ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं। आपके सिलेबस आप उठा के देखना, आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन 90% पब्लिक इन टॉपिक्स को स्किप कर देती है, और ये बड़े यूजफुल टॉपिक्स हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल टॉपिक्स हैं। कोई नहीं यूज करता नॉर्मल चीजें, कोई इंडस्ट्री में कोई लिंक लिस्ट नहीं यूज करता, वो कोड नहीं इतना बड़ा बनाता, STL यूज करता है, ठीक है ना। कोई भी आपका स्टैक नहीं यूज करता सीधा, वो इतना बड़ा कोड जो हमने बनाया था स्टैक के लिए, कन्वर्जन जो हमने बनाई थी, कोई यूज नहीं करता, कोई यूज नहीं करता, सब STL यूज करते हैं, क्योंकि बना बनाया टूल है, 1 मिनट में बन के ऑब्जेक्ट, काम खत्म। वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। अब STL भी आपके सिलेबस में है, आपने देख रखी है लेकिन आपने छोड़ रखी है, आपने पढ़ रखी है, आपने देख भी रखी है लेकिन आपने छोड़ रखी है, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि प्रोडक्शन में जब काम होगा तो STL तो यूज होगा, STL यूज होगा। कोई नहीं काम करता वो जाके कोड बनाता है, जाके पहले लिंक लिस्ट का कोड बनाओ, ये सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है कि भैया जाके कोड बनाओ पहले, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं करता, वो सीधा STL यूज करता है। आप देख लेना, कई इंटरव्यूअर तो साफ लिख देते हैं, कई कंपनीज तो अपने प्रोफाइल में साफ लिख देते हैं कि यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, और आपके सिलेबस में है वो। आप अगर PTU का सिलेबस उठाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाओ, तो उस कॉन्सेप्ट में STL है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जब आप प्रोडक्शन पे काम करोगे कभी C++ के साथ, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस पार्ट आपका है, देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर एक टॉपिक के साथ अवेयर करवाना, आप रिटेन रखना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कैसे रिटेन रखते हो, ठीक है जी। वो रिटेन कभी भी नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि काइंडली कीप ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे रहो, करते जाओ प्रैक्टिस, प्रोग्राम बनाते जाओ, जितने बनाते जाओगे हाथ बैठता जाएगा और आपका दिमाग खुद ब खुद चलता जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा, मैंने काफी देरों के बाद ये जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तो एरर आ रही है, लेकिन अभी जो मेरी एरर्स का लेवल है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी है, स्टिल लॉजिकल एरर्स बहुत कम है। लेकिन कौन सी एरर है, ज्यादा सिंटेक्स एरर्स है। क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा 90% वर्क पाइथन के साथ है, ठीक है। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो बंदा 12 घंटे काम करता है या 10 घंटे काम करता है, तो 10 में से मैं 2 घंटे सिर्फ C++ करता हूँ, 7 घंटे या 6 घंटे में पाइथन करता हूँ, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो सिंटेक्स एरर तो वो आप काइंडली उसको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। ओके, सो आई एम मूविंग अहेड विद न्यू कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, है बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, और सिर्फ समझ नहीं है, हमें उसको माइंड में रिटेन रखना है, ठीक है। जो अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज कांस्टेंट क्वालिफायर्स, ठीक है जी। कांस्टेंट क्वालिफायर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं ये, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में ये काफी पूछ लिए जाते हैं MCQs में बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट आइडेंटिफायर, ठीक है जी, कॉन्स्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। कॉन्स्ट आइडेंटिफायर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अब इसी पे कोड लिख के दिखाऊंगा आपको, इंट मेन, ठीक है। ये मैंने मेन में कोड लिखा और मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट इज ए कीवर्ड, ठीक है।